Namaste, dear student. I welcome all of you in mathematics online classes. In today's period, we want to see a simple method to solve a system of three equations in three variables. That method we are calling as a Cramer's rule. So, what is structure of Cramer's rule? So, for this, in general, we are considering three equations in three variable. If the first equation is with general coefficient as a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2 into z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. As you know that in 10th standard, when two equations are there in two variable, we have used a number of methods to solve these equations, either by substitution, either by elimination, or by graphical method, or in CBSE we have called one simple method, that is क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये सभी मेथड्स आपको मालूम है, लेकिन दो वेरिएबल दो इक्वेशंस के बारे में 11th में इस डिटर्मिनेंट नाम के चैप्टर में आपको तीन इक्वेशंस तीन वेरिएबल के साथ दिए जाते हैं. तो उसकी सॉल्व करने की जो आइडिया है वो डिटर्मिनेंट का यूज करके आपको करना है. और इसमें जो आप डिटर्मिनेंट यूज करना चाहते हैं वो इन ऑल फोर डिटर्मिनेंट्स आपको यूज करना है. तो पहला जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे उसका नाम होगा डी. और ये डी फाइंड करते समय आपको इस इक्वेशंस के सिर्फ कोएफिशिएंट को यूज करना है. अब मैं कॉलम वाइज कहता हूं तो इस डी का जो पहला कॉलम है इसमें x के साथ में जो नंबर्स है जिनको आप कोएफिशिएंट कहते हैं उनको आपको यूज करना है पहले कॉलम में. तो a1, a2, a3 आप ये पहले कॉलम के लिए रिजर्व करना चाहते हैं. दूसरा जो वेरिएबल है y नाम का, उसके कोएफिशिएंट जो आपको मिलते हैं दैट इज b1, b2 एंड b3. तीसरा जो वेरिएबल z नाम का है उसके साथ में जो कोएफिशिएंट्स है उनको आप तीसरे कॉलम के लिए यूज करना चाहते हैं. तो एक बार आपने इक्वेशंस को ऑर्डर में अगर यूज किया है तो उनके x के, y के और z के कोएफिशिएंट पहले, दूसरे, तीसरे कॉलम में आप यूज करेंगे. तो इस d को शॉर्ट में कह सकते हैं ये ऐसा डिटर्मिनेंट है, ये प्योरली कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है. अब एक बार 9 एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं. तो इस d की वैल्यू आपको पहले फाइंड करनी है. और एक कंडीशन ऐसी है कि d शुड नॉट बी जीरो. अगर d जीरो है तो वो डिनोमिनेटर में आप यूज करना चाहते हैं और नॉन जीरो वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए. जीरो है तो इन्फिनिटी की तरफ आता है. तो ऐसे केस में d अगर जीरो है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आपको गिवन है उसको यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है ऐसा आप कहेंगे. तो आपको d कंपलसरी नॉन जीरो, इसकी वैल्यू जो है कोएफिशिएंट के साथ में जो मिलनी चाहिए वो नॉन जीरो होनी चाहिए. इसके बाद में आपका नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होता है dx नाम का. आप अगर x वेरिएबल पहला यूज करते हैं तो आपको सेकंड डिटर्मिनेंट का नाम यूज करना है dx. आपका वेरिएबल अगर pqr है तो ये dp होगा. तो इस तरह से अब ये dx जब लगाते हैं तो x के साथ में जो नंबर्स आए थे जिनको आप कोएफिशिएंट कहते हैं, जिनको आपने पहले कॉलम में यूज किया है, ये पहला जो कॉलम है ये आप हटाना चाहते हैं. इस पहले कॉलम को आप हटाना चाहते हैं और उसके जगह पे क्या लेना चाहते हैं, कांस्टेंट नंबर जो आपको इक्वेशंस में मिलते हैं. तो d1, d2, d3 ये तीनों का एक कॉलम आपको इसके जगह पे यूज करना है, a1, a2, a3 की जगह पे. तो उसी सीक्वेंस में लेना है. तो इस d का सिर्फ पहला कॉलम आपको चेंज करना है और उसके जगह पे d1, d2, d3 लेके आना है. तो d1, d2, d3. दूसरा और तीसरा कॉलम जो d का है वही कंटिन्यू होगा dx में. तो ये b1, b2, b3 एज वेल एज c1, c2, c3 को चेंज नहीं करना है. सिर्फ एक कॉलम चेंज होगा जो पहला जो कांस्टेंट नंबर से बने होगा. उसके बाद में आपका नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होता है, इसकी भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है. इसके बाद में आपका नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होता है dy नाम का. अब इसके बेस को जो आपने सबस्क्रिप्ट लगाया है, जो नंबर जो वेरिएबल आपने अटैच किया है y नाम का, इस y को अगर d के साथ अटैच करते हैं तो y के साथ में जो कोएफिशिएंट आपको मिले हैं b1, b2, b3, b1, b2, b3, इनको आपको यहां से रिप्लेस करना है. तो b1, b2, b3 को अगर रिप्लेस करते हैं, मिडल वाला जो कॉलम है
ये 3 नंबर से अगर रिप्लेस करते हैं तो पहला और तीसरा कॉलम एज इट इज रहेगा। तो A1, A2, A3 को, C1, C2, C3 को आपको मेंटेन करना है। सिर्फ मिडल वाला जो कॉलम है B1, B2, B3 जो y के कोएफिशिएंट का है उसको रिप्लेस करते समय ये D1, D2, D3 से रिप्लेस करना है। और लास्ट वाला जो आपका डिटरमिनेंट होगा DZ नाम का, इस DZ नाम के डिटरमिनेंट में क्या करना है, तो ये D से ही तैयार करना है। और D से तैयार करते समय Z आपने उसके बेस को अगर यूज किया है तो Z के साथ में जो कोएफिशिएंट मिले थे C1, C2, C3 ये तीसरे कॉलम में है, इस तीसरे कॉलम को सिर्फ रिप्लेस करना है राइट के कांस्टेंट से। तो आपका तीसरा कॉलम होगा D1, D2, D3, लेकिन पहला और दूसरा कॉलम D का ही आपको मेंटेन करना है। तो इसमें आने वाला है A1, A2, A3 और B1, B2, B3। तो इस तरह से ये पहला D उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dx की वैल्यू फाइंड करनी है, dy की वैल्यू फाइंड करनी है, dz की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनका चारों का अगर आपके पास वैल्यू अवेलेबल है तो क्रैमर्स रूल आपको ये कहता है बाय क्रैमर्स रूल। अब ये क्रैमर्स रूल यह एक्ट होगा। क्रैमर्स रूल आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू देता है और वो कहता है कि अगर x निकालना चाहते हैं, वेरिएबल x निकालना चाहते हैं, पहला वेरिएबल अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करो, x निकालते समय इस dx नाम के डिटर्मिनेंट को d से डिवाइड करो। ओके, y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते समय आपको dy को d से डिवाइड करना है। और सिमिलरली ये x एंड y तो आपने 10वीं में यूज किया है। आपका तीसरा जो वेरिएबल है z नाम का, उसको निकालते समय इसी रेशियो का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, लेकिन ऊपर आता है dz और नीचे आता है d। अब ये क्रैमर्स रूल आपको वैल्यू एक्स वाई जेड की मीनिंगफुल दे सकता है जब आपने जो d फाइंड किया है ये नॉन जीरो होना चाहिए, तो उस केस में ये यूनिक सॉल्यूशन मेंटेन करता है। अदरवाइज d अगर जीरो है तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ये क्रैमर्स रूल से x, y, z इस रेशियो से जो आपको वैल्यू देता है ये वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो इस तरह से जनरल में क्रैमर्स रूल है। आप इस क्रैमर्स रूल को एग्जाम्पल में अप्लाई करना चाहते हैं। 10वीं में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के आपने सॉल्व किए क्रैमर्स रूल से। अब आपको यूज करना है 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल के। तो एक एग्जाम्पल, ये आइडिया आपके पास है। तो एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम्पल में आपका स्ट्रक्चर होगा एग्जाम्पल का solve a system of linear equations by Cramer's rule। तो क्रैमर्स रूल से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसमें पहला इक्वेशन आपको सप्लाइड है एज ए x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट इक्वेशन है माइनस 4x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1। अब आपके पास इक्वेशंस अवेलेबल है। इन इक्वेशंस का यूज करके आप फाइंड करना चाहते हैं 4 डिटर्मिनेंट्स। उसमें से पहला डिटर्मिनेंट है d नाम का, दूसरा dx, dy, dz। तो आप इन इक्वेशंस का यूज करके आप फाइंड करना चाहते हैं 4 डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज। उससे पहला डिटर्मिनेंट d, जो कह सकते हैं ये प्योरली कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है। तो x के साथ में जो नंबर्स आपको मिले हैं उनको आपको पहले कॉलम के लिए यूज करना है। तो मैं कह सकता हूं 1 है, 8 है, -4 है। y के साथ में जो नंबर्स आपको मिले हैं कोएफिशिएंट में उनको सेकंड कॉलम में यूज करना है। तो इस y के साथ में 1 है, इस y के साथ में 3 है, इस y के साथ में -1 है। z के साथ में जो नंबर्स है उनको आपको लेना है थर्ड कॉलम में। तो इस z के साथ में माइनस सिंबल है, इसका मतलब वो -1 है। इस z के साथ में -6 है और इस z के साथ में +3 है। अब याद में रखो कई इक्वेशन में क्या होता है,
मान लो ये y वाली टर्म ही एब्सेंट हो जाती है, y वाली टर्म एब्सेंट है तो उसमें आपको कंपलसरी जीरो कोएफिशिएंट के साथ y लिखना है, 0y लिखना है, प्लस 0y लिखना है, ताकि आपको यहां का नंबर मिल सके 0 कोएफिशिएंट। आप अगर यहां कहेंगे मान लो ये एब्सेंट ही है, इतनी इक्वेशन की वैल्यू है -4x - y = 1 है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, -4x - y तो लिखेंगे, लेकिन इस z के साथ में कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, 0, z = 1 कहेंगे, ताकि यहां का नंबर भी आपको लिखना पड़ता है, वो मिस नहीं कर सकते उसको, कंपलसरी 0 भी वैल्यू एक्सेप्टेड है, इसलिए 0 कोएफिशिएंट के साथ वो जेड वेरिएबल आप लिखेंगे तो यहाँ का नंबर आप ले सकते हैं। कोएफिशिएंट क्या है, तो 0 एक्सेप्टेड कोएफिशिएंट है, इसलिए तीनों वेरिएबल आपको उसमें एक्टिवेट करने पड़ेंगे 0 कोएफिशिएंट के साथ अगर एब्सेंट है तो। अब इसका एक्सपांशन लेना है, एक्सपांशन की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, इसलिए एक्सपांशन फास्ट में ले सकते हैं। 1 क्रॉस ऑफ रिमेनिंग 4 एलिमेंट, तो ये पहले दोनों का आता है 9, बीच में माइनस, ये दोनों का आता है +6, इसको लेना है माइनस के साथ, और उसके नीचे के एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये मिलता है 24, बीच में माइनस, और ये दोनों का आता है +24। ओके, इसको देना है प्लस, लेकिन इसका खुद का माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस ही होगा, और इसके नीचे के छोड़ के, लेफ्ट के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते तो ये मिलता है -8, और बीच में माइनस, और ये दोनों का आता है -12। अब ये -12 माइनस के बाद में लिखेंगे तो ये डबल माइनस से ये पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए +12। इसको आगे लेके जाएंगे तो 1, डिफरेंस कितना आता है, यहां से 3, -1, ये डिफरेंस कितना आता है 0, -1, ये डिफरेंस कितना आता है +4। तो कह सकते हैं वैल्यू क्या मिली है आपको, यहां से 3, यहां से 0, और यहां से -4, तो ये 3 -4 का रिजल्टेंट आंसर आता है -1। तो जो D मिला है आपको, ये D की वैल्यू -1 है, ये माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ 0 नहीं होनी चाहिए D, बाकी के 0 हो सकते हैं, लेकिन पहला जो डिटर्मिनेंट D है ये नॉन जीरो आना चाहिए, तो ये नॉन जीरो है, इसीलिए आप आगे लेके जा सकते हैं एग्जाम्पल को, और इसको यूनिक सॉल्यूशन शायद एग्जिस्ट होता है। तो आप आगे जाएंगे तो आपका नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का नाम होता है dx, और इस dx में क्या करना पड़ता है, तो आप कहेंगे कि जब x नाम आप अटैच करते हैं d के बेस को, तो x के साथ में जो नंबर आए थे, x के साथ में जो नंबर आए थे उनको ही रिप्लेस करना है राइट के नंबर से, इतना सिंपल वर्क है। तो ये 18 - 4 को रिप्लेस करेंगे 111 से, उसी सीक्वेंस में जो कांस्टेंट नंबर मिले हैं, और बाकी के 2 कॉलम को आपको एज इट इज मेंटेन करना है d के dx में। तो इसकी आगे की स्ट्रक्चर की वैल्यू आप इमीडिएट कह सकते हैं कि ये दोनों का क्रॉस आएगा 9, माइनस बीच में, और ये दोनों का प्रोडक्ट आता है यहाँ से 6, इसको माइनस के साथ यूज़ करेंगे तो उसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये 3, बीच में माइनस, और ये दोनों का प्रोडक्ट आता है -6, इस माइनस के बाद में लिखेंगे तो इसको +6 का स्ट्रक्चर आएगा, इसको देना है प्लस, लेकिन इसका खुद का माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस ही मेंटेन होगा, और उसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये -1, माइनस बीच में है, और ये दोनों का आता है 3। तो इसीलिए आप यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू अगर फाइंड करते तो +3 के साथ है, यहाँ से +9 के साथ है, और ये -1 -4 के साथ है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर यहाँ से 3 होगा, यहाँ से -9 होगा, और यहाँ से मिलता है आपको +4। तो क्या मिला है लास्ट में, तो ये आपको मिलता है -9 एंड +7, तो 7 - 9 की वैल्यू होगी -2। तो जो आपका सेकंड डिटर्मिनेंट है dx, उसकी वैल्यू आपको मिली है -2। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है तीसरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और तीसरा डिटर्मिनेंट है dy नाम का। अब dy की वैल्यू निकालते समय आप क्या कहेंगे कि ये जो y के साथ में कोएफिशिएंट आए थे 1 3 -1 1 3 -1, जो मिडिल कॉलम है d का, उसको सिर्फ 1 1 1 से रिप्लेस करके पहले और तीसरे कॉलम को आप एज इट इज मेंटेन करेंगे। तो आपका पहला कॉलम है d का, y में एज इट इज मेंटेन करना है, तो ये 1 8 -4
सेकंड कॉलम को मीन्स y के कोएफिशिएंट के कॉलम को आप कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो ये मिलता है 1 1 1, और तीसरे कॉलम की वैल्यू एज इट इज रहेगी, तो -1 है, -6 है और ये 3 है। अब इसका एक्सपांशन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इस 1 को लेके उसके नीचे और राइट के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं, तो पहले दोनों का आता है 3, बीच में माइनस है और इनका भी -6, माइनस के बाद में लिखेंगे तो +6, इसको देना है माइनस, इसके लेफ्ट राइट और नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये +24 है, फॉर्मूले से बीच में माइनस, और ये दोनों का प्रोडक्ट भी आपको +24 ही आता है, इसको माइनस ऑलरेडी है और इसका फॉर्मूले का प्लस इंटू माइनस, ये माइनस ही मेंटेन होता है। इसके नीचे के छोड़ के लेफ्ट के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस आता है 8, बीच में माइनस और इनका प्रोडक्ट आता है -4, माइनस के बाद में लिखेंगे तो ये +4 आ जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एडिशन है 9, 1 के साथ प्रोडक्ट मिलता है 9, ये डिफरेंस है 0, 0 का -1 के साथ प्रोडक्ट 0 ही आता है, ये एडिशन है 12 और 12 का -1 के साथ प्रोडक्ट लेते हैं 12 का -1 के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ से आपको मिलती है -12, तो आपको वैल्यू मिली है +9 -12, तो इसको आप कह सकते हैं -3। तो ये जो तीसरा डिटर्मिनेंट है dy नाम का, उसकी वैल्यू आपको मिली है -3। अब आपको लास्ट वाला जो डिटर्मिनेंट है जिसका नाम है dz, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब dz को तैयार करते समय सिर्फ आपका एक कॉलम चेंज होगा d का, बाकी के दोनों कॉलम एज इट इज रहेंगे, और ये z के साथ में जो कोएफिशिएंट आए थे -1, -6, 3, इनको सिर्फ आपको रिप्लेस करना है 1 1 1 से। पहला और दूसरा कॉलम आप एज इट इज मेंटेन करेंगे, तो पहले कॉलम में 1 8 -4, दूसरे कॉलम के 1 3 -1, और तीसरे कॉलम में इनके जगह पे कांस्टेंट नंबर के कॉलम को यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 1, एक्सपांशन स्टार्ट होगा 1 से, रिमेनिंग चारों का क्रॉस, तो ये 3 -+1, इसको माइनस यूज करना है, उसके नीचे के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस लेते हैं तो ये मिलता है 8, बीच में माइनस, इसका और एक बार माइनस आने से +4, और यहाँ से +1, ये प्लस है और इसका पहले भी आपको प्लस यूज़ करना है फॉर्मूले से, तो इसके नीचे के और लेफ्ट के छोड़ के रिमेनिंग चारों का क्रॉस आता है -8, फॉर्मूले से माइनस, और ये दोनों का प्रोडक्ट आता है -12, इस माइनस के बाद में लिखेंगे तो ये +12 आता है। तो हर ब्रैकेट का एक बार रिजल्टेंट चेक करो, तो ये मिलता है 4 और इस 1 के साथ प्रोडक्ट मिलती है उसकी +4। यहाँ से एडिशन कह सकते हैं 12, और 12 का -1 के साथ प्रोडक्ट यूज करते हैं तो -12। यहाँ से डिफरेंस कह सकते हैं कितना है 4, और इस 4 का 1 के साथ आप अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये +4 मिलता है। तो आपके पास नंबर क्या मिले हैं, पॉजिटिव में 8, निगेटिव में 12, तो इनका डिफरेंस आप कह सकते हैं -4 है। तो डिफरेंस कितना है -4 है। तो एक बार आपके पास ये चारों डिटर्मिनेंट अवेलेबल हो गए तो आप इस क्रैमर्स रूल से एक्स वाई जेड की तरफ जा सकते हैं। सो बाय क्रैमर्स रूल वी गेट, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो रेशियो ले लो, रेशियो यूज करो dx का d के साथ। अब dx कितना है तो dx आपको पहले चाहिए, तो dx की वैल्यू आपको -2 मिली है, और d की कितनी है, d तो -1 है, तो -2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 2। y वैल्यू निकालते समय रेशियो क्या है, dy को d से डिवाइड करना है। dy कितना है, dy की वैल्यू आपको -3 मिली है और d की -1 है, तो इसकी वैल्यू भी आपको +3 मिलेगी। और लास्ट वाला जो वेरिएबल है d, दैट इज z नाम का, तो उसको dz को d से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आपको मिलती है। तो dz की वैल्यू कितनी है, -4 है, इस -4 को -1 मीन्स d की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 4। तो इस तरह से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस है, x = 2, y = 3, z = 4, तो इस क्रैमर्स रूल से आप 3 इक्वेशंस इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज अ वर्ड प्रॉब्लम and our target is to solve this word problem using determinants.
Here, to use determinant, we should know three equations in three variables. To get three equations, let us read this example. First of all, sum of three number is 15. ऐसे तीन नंबर है जिनकी एडिशन 15 है. ये पहला इंफॉर्मेशन है, इससे आपका एक इक्वेशन तैयार होगा. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? इफ द सेकंड नंबर is subtracted from the sum addition sum of first and third numbers, then we get 5. This will be the second information to get second equation. And third information is when the third number is subtracted from the sum of twice the first number and the second number, we get 4, then find the numbers using determinants. आपको डिटर्मिनेंट यूज करना है तो उसके लिए इक्वेशंस तैयार करेंगे. अब इनको नंबर्स को आपको लेटर यूज करना है इक्वेशंस को तैयार करते समय. x, y, z ये सिंपल आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के लिए. सो लेट x, y, z be first, second and third number respectively. तो ये तीनों नंबर को आप x, y, z कहना चाहते हैं तो आपका पहला डाटा ये कहता है. सो इस डाटा को यूज करना है एग्जांपल्स में जो दिया है. So according to given information, we get or we have, आपको इस डाटा को यूज करना है. तो पहला डाटा ये कहता है सम ऑफ थ्री नंबर इज 15. आपके तीन नंबर कौन से है? x, y, z. इनकी एडिशन आपको 15 लेनी है. तो पहला इक्वेशन आपको इमीडिएट मिल जाता है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला इक्वेशन इमीडिएट है. अब आपको दूसरे डाटा की तरफ आना है. इफ द सेकंड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो किसको सब्सट्रैक्ट करना है? सेकंड नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है. अब अगर रफ में करना चाहते तो रफ में कर सकते हैं. इस सेकंड नंबर को मीन्स y को सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं. किस में से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम मीन्स एडिशन. कौन कौन सी नंबर की एडिशन? फर्स्ट मीन्स x एंड थर्ड मीन्स z. तो पहले और तीसरे की सम से सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं सेकंड नंबर को. और ऐसा करने के बाद कितनी वैल्यू मिलती है आपको? ये वैल्यू मेंटेन करता है 5. तो इसको ही सिंप्लीफाई करके आप कह सकते हैं कि ये माइनस वाला जो y है इसको मिडल यूज करो. तो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. ये आपका दूसरा इक्वेशन मिलता है. x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. ये आपका दूसरा इक्वेशन बन जाता है. अब आपका डाटा नेक्स्ट अगर कहते हैं तो व्हेन थर्ड नंबर इज सब्सट्रैक्टेड. अब थर्ड नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, किस में से सब्सट्रैक्ट करना है? फ्रॉम सम. अब सब्सट्रैक्ट करना है, सम है इसीलिए बीच में प्लस यूज करो. लेकिन कौन कौन से दो नंबर है? ट्वाइस द फर्स्ट नंबर. अब पहले का ट्वाइस करना है. ट्वाइस द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर, ये आपके पास है. थर्ड नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है. किसमें से? सम से. कौन से दो नंबर की? ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर. और इससे आंसर क्या मिलता है? ये आपको मेंटेन करता है 4. तो इस ब्रैकेट को आप हटा के इसका थर्ड इक्वेशन ही आपको मिल जाता है. तो 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4. अब आपने जो लास्ट पहला जो एग्जाम्पल आपने देखा है उसमें इक्वेशंस अवेलेबल थे, आपने उसको क्रैमर रूल से एक्स वाई जेड की तरफ टारगेट किया था. इस एग्जाम्पल में आप फिर से उसी स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं. आपके पास तीनों इक्वेशंस अवेलेबल है और ये तीनों इक्वेशन को डिटर्मिनेंट की तरफ लेके जाना है. डी निकालना है, डी वाई निकालना है, डी एक्स निकालना है, डी वाई निकालना है, डी जेड निकालना है.
तो ये 4 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और क्रैमर्स रूल को यूज करेंगे। तो क्रैमर्स रूल आपको x की वैल्यू मेंटेन करता है, y की वैल्यू देता है, z की वैल्यू देता है। तो इस एग्जाम्पल में आप प्रोसेस वही लास्ट एग्जाम्पल वाली यूज करके x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x विल बी इक्वल टू 3, इसका मैं आंसर दे रहा हूं, y विल बी इक्वल टू 5 एंड z विल बी इक्वल टू 7। तो आप क्रैमर्स रूल यूज करके डिटर्मिनेंट का यूज करना है, इसका मतलब सॉल्व करना है इक्वेशन, तो डिटर्मिनेंट यूज होते हैं क्रैमर्स रूल में, तो क्रैमर्स रूल यूज करना है। और 4 डिटर्मिनेंट एक बार आपके पास अवेलेबल है, तो x निकालते समय dx को d से डिवाइड करो, y निकालते समय dy को d से डिवाइड करो, z निकालते समय dz को d से डिवाइड करके उसकी वैल्यू आपको इस एग्जाम्पल में इस तरह से लास्ट आंसर में कह रहा हूं, आप बीच में जो प्रोसेस है उसको पहले एग्जाम्पल जैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट, इन न्यू एग्जाम्पल solve by Cramer's rule, equations are given minus 2 by x minus 1 by y minus 3 by z is equal to 3, 2 upon x minus 3 upon y plus 1 upon z is equal to minus 13, 2 upon x minus 3 upon z is equal to minus 11। तो आपको इस तरह के वेरिएबल्स नीचे सप्लाइड है, आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं ऊपर वेरिएबल ऊपर होना चाहिए और उसके साथ में कोएफिशिएंट अगर रैशनल रहा, फ्रैक्शनल रहा तो भी आपको एक्सेप्टेड होता है, लेकिन वेरिएबल ऊपर होना ये आपका एक्सपेक्टेशन होता है इक्वेशंस करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए। आपको अगर करेक्ट फॉर्म में लेके आना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन पहले आप यूज करना चाहते हैं, ये जो साथ में 2 अगर बाजू में लेते हैं तो 1/x इसके साथ में है, ये माइनस साइड में लेते हैं तो ये 1/y यहाँ है, -3 अगर साथ में लेते हैं तो इसके साथ भी 1/z है। तो ये तीनों में 1/x 1/y 1/z, इसमें भले मिडल टर्म नहीं है लेकिन आप उसको लेना चाहते हैं उसके जीरो कोएफिशिएंट के साथ भी, तो ये तीनों है नीचे है और उसको सब्स्टिट्यूशन लेके आना है नए वेरिएबल के साथ। सो वी पुट, आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं 1/x के लिए एक कोई भी नया वेरिएबल आप जो चाहते हैं, 3 वेरिएबल नए आपको यूज करने हैं। तो 1/x के लिए अगर मैं स्मॉल a कहता हूं, 1/y के लिए मैं अगर स्मॉल b कहता हूं एंड 1/z के लिए आप अगर स्मॉल c कहते हैं, तो इन सब्स्टिट्यूशन के बाद जो गिवन इक्वेशन है इनका स्ट्रक्चर क्या आएगा उसको आप चेक करना चाहते तो इस तरह से उसका इक्वेशन मिलेगा। हेंस द गिवन इक्वेशंस can be written as, और गिवन इक्वेशन बिकम, आपके इक्वेशंस नए फॉर्म में आने वाले हैं, एबीसी में इक्वेशन तैयार होने वाला है। ये -2 साइड में अगर लेते हैं तो ये 1/x है, और जहां 1/x आता है उसको हटाने के लिए आपको ये से यूज करना है। तो ये इक्वेशन का पहला टर्म होगा -2 और इसके साथ में कुछ भी नहीं तो 1/x है, आप ऐसा कह सकते। तो -2 के साथ 1/x है और 1/x को आप a कहेंगे। इस माइनस को एज इट इज यूज करो और 1/y को हटाना है तो b से हटा सकते हैं। यहाँ -3 के साथ में आप कह सकते हैं कि ये 1/z है, तो -3 को एज इट इज यूज करो, लेकिन 1/z को आप कहना चाहते हैं नए वेरिएबल के साथ c, और उसका राइट साइड का नंबर है आपको 3 मिला है। अब इसके नेक्स्ट वाले इक्वेशन की तरफ आएंगे तो ये 2 के साथ में 1 ले सकते हैं, 2 अगर साइड में लेते हैं तो 1/x आता है, उसके लिए तो आप एक 2 के साथ ले सकते हैं। तो ये पॉजिटिव 2 के साथ 1/x आया है सेकंड इक्वेशन में, जिसको आप a कहना चाहते हैं। इसमें -3 साइड में यूज करो और इसके साथ में यहाँ भी 1/y है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये 1/y के लिए b कहेंगे, ये प्लस है और ये डायरेक्टली 1/z है, तो इसको आप c से रिप्लेस करेंगे, उसका कांस्टेंट है -13। थर्ड इक्वेशन में ये 2 के साथ में मिला है 1/x और 1/x को आप रिप्लेस करेंगे तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ y वाली टर्म नहीं है, और y वाली टर्म नहीं है इसका मतलब वो b वाली टर्म नहीं देगा, और b वाली टर्म आप एब्सेंट नहीं रख सकते, उसको लिखना पड़ेगा जीरो कोएफिशिएंट के साथ b वाला वेरिएबल आप लिखेंगे।
तो बी बिना लिखे यह नहीं चलता है, उसको लिखना ही है, लेकिन जीरो कोएफिशिएंट के साथ, उसका कोई यह इफेक्ट नहीं आता है। जीरो कोएफिशिएंट के साथ उसको लिखेंगे तो उसका मीनिंग बदल नहीं जाता है, लेकिन आपको डिटरमिनेंट फॉर्म करना है आगे जाके, इसलिए कोएफिशिएंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस मेथड में। ये -3 और 1/z को आप लिख सकते हैं, -3 एज इट इज, और 1/z को आप कह सकते हैं c, और इसका कांस्टेंट नंबर है -11। तो आपके तीन इक्वेशन जो वेरिएबल को नीचे यूज कर रहे थे x y z को, ये नए फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। अब आपके वेरिएबल है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। अब आपका क्रैमर्स रूल ये कहता है कि आपको तैयार करने हैं 4 डिटर्मिनेंट। क्या क्या नाम है उनके? आपका पहला डिटर्मिनेंट तो d ही होगा, बराबर है। दूसरा डिटर्मिनेंट होता है, अब आपका वेरिएबल पहला जो है वो a नाम का वेरिएबल है, तो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा dA। तीसरा डिटर्मिनेंट आप d तो है, लेकिन उसका वेरिएबल मिडल वाला जो है आपने b यूज किया है, तो db नाम का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो इसकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और लास्ट में जो वेरिएबल आपका c नाम का वेरिएबल है, स्मॉल c, वो dc नाम का वेरिएबल चौथा आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये चारों डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद पहले आपको स्मॉल a की वैल्यू मिलेगी, और स्मॉल a की वैल्यू निकालते समय आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? इस dA को d से डिवाइड करना है। उसके बाद में आप b फाइंड करेंगे, तो b फाइंड करते समय आपको db को d से डिवाइड करना है, और c फाइंड करते समय आपका डिवीजन होगा dc और d का। तो इस तरह से स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c आपके पास अवेलेबल होंगे। अब ये स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर है x, y और z निकालने का। तो आप ए बी सी की यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मान लो अगर मैं इवैल्यूएट करते समय मुझे इस ए की वैल्यू मिली है -4, इस एग्जांपल में ए अगर -4 मिला है तो मैं एक्स की वैल्यू टारगेट कर सकता हूं नॉन वैल्यू ए की वैल्यू यूज करके। तो मेरे पास एक प्योर रिलेशन क्या है? 1/x इज इक्वल टू ए है, तो इसमें अगर ए की वैल्यू आप यूज करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू, अगर वैल्यू है -4 तो इसका रेसिप्रोकल अगर यूज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल होता है x, और इसका रेसिप्रोकल होता है 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, और इसका माइनस है तो -1/4। तो इस तरह से a मालूम है तो x निकाल सकते हैं, और यही इसकी एग्जांपल में वैल्यू है। मान लो अगर आपका b आपको मिला है 2, अगर b आपको मिला है 2, तो आपके b और y में क्या रिलेशन है? b और y में ये रिलेशन है 1/y इज इक्वल टू b है। आप 1/y को एज इट इज यूज करो, b तो 2 है, और इसका रेसिप्रोकल अगर यूज करते हैं तो रेसिप्रोकल 1/y का y होता है और 2 का होता है 1/2। तो y की वैल्यू इस एग्जांपल में 1/2 ही है। मान लो अगर इस रेशियो की वैल्यू, c की वैल्यू अगर आपको मिलती है 1, और आप c का z के साथ रिलेशन अगर देखते हैं तो 1/z तो c है, और c कितना है? c तो 1 है। अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो z का 1/z का रेसिप्रोकल z होगा, और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मीन्स 1 ही होगा। तो इस तरह से आपको इस एग्जांपल में जो वैल्यू टारगेट करना था x, y और z की, ये x, y, z इस तरह के वैल्यू मेंटेन करते हैं। x इज इक्वल टू -1/4, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो आपने इस एग्जाम्पल में ये याद में रखना है कि ये जो नीचे वेरिएबल आपको मिले हैं तीनों इक्वेशन में सिमिलर पैटर्न में, 1/x को a, 1/y को b, 1/z को c सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इक्वेशंस जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो नए वेरिएबल है उस नए वेरिएबल के साथ ये चारों डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करेंगे तो x a b c की वैल्यू निकालते समय इस रेशियो को क्रैमर्स रूल से आप यूज करेंगे। यहां से ABC अगर आपको मालूम हुआ तो आप इस कैलकुलेशन के जैसा एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रैमर्स रूल से आप डिटर्मिनेंट का यूज करके एग्जाम्पल्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं।